जय साहब, कर्नल टीपी त्यागी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सर, बड़ी अहम जरूरत थी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान कर्नल टीपी त्यागी वीर चक्रा 1971 वॉर के जुड़ चुके हैं और दो तीन अहम मसले हैं जो मैं सर से समझना चाहता हूं। तो सर, पहला अहम सलामी स्लाइसिंग के बारे में समझना चाहूंगा आपसे, और दूसरा एक बड़ी अहम रिपोर्ट आईटीबीपी की जो इंटेलिजेंस विंग है उसने दी है कि चीन चाहता है कि वो भारत उसको 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन अपनी जमीन पे दे, तब जाकर वो देवसांग डेमचौक को खाली करेगा। सर, दोनों मुद्दों पे बात करूंगा। पहला मुद्दा मेरा यही है कि डेमचौक देवसांग पर पहले ही वो 17 किलोमीटर अंदर बैठा है और अब चाहता है कि भारत लगभग 20 किलोमीटर पीछे और चला जाए। किस प्रकार से चीन के इस स्टेप को हम देख सकते हैं? धन्यवाद राजेश जी, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहला सवाल आपने पूछा सलामी स्लाइसिंग का। अब जो सलामी स्लाइसिंग है, इसका थ्योरेटिकल मतलब तो है 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, यानी कि 2 कदम आपके पास रह गए। चाइना ये काम करता रहा है। चाइना ने जो ओरिजिनल चाइना है उसका क्षेत्रफल पूरे चाइना के क्षेत्रफल का 1/7 समझिए आप। बाकी उसने और देशों से सलामी स्लाइसिंग करके ही इकट्ठा किया है। हिंदुस्तान की भी उसने बहुत सारी जमीन, करीब करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 और 1962 के पहले से भी अपने कब्जे में ले रखी है। और ये अब जैसे चुनार में हुआ, चुनार में वो आया, कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद में कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर और कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ के प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान आना पड़ा। और यहाँ पे जब मोदी जी से बातचीत हुई तो एज ए वन एक्सेप्शन वो वहाँ पे वापस चला गया, मामूली चीजें बताने के बाद कि साहब अभी तक जो हमारी बॉर्डर पे टॉक्स होती थी वो डिविजनल लेवल पे होती थी, अब हम ब्रिगेड लेवल पे करेंगे, बटालियन लेवल पे करेंगे, चल ये कह के चला गया। मगर उससे पहले डेमचौक हो, गलवान हो, पेंगोंग हो, पेंगोंग का नॉर्थ बैंक हो, हर जगह उसने यही किया है। जो फाइनली समझौता हुआ है उस समझौते में भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में उसने, पहले वो फिंगर 4 तक आ गया था, फिंगर 3 तक आने करीब करीब आ गया था, अब वो थोड़ा हट गया, फिंगर 4 से पीछे तक बफर जोन क्रिएट कर दिया, यानी कि कुछ जमीन उसने इसमें भी हड़प ली। तो स्लोली इंक्रीमेंटल जमीन को अपने में मिलाना, या जब जिस जमीन में आए वहां पे आके अपने कुछ हथियार गाड़ दिए या अपना झंडा गाड़ दिया या कोई एक छोटा सा पिल बॉक्स या बंकर बना दिया, और बाद में जब एक जॉइंट मीटिंग हुई तो उसमें कहा देख लीजिए साहब, मेरी तो यहाँ पे निशानी है, मैं तो यहाँ कुछ समय पहले आया था। अब पूरे एरिया के ऊपर 24 घंटे हर मीटर के ऊपर तो निगरानी रखी नहीं जाती। वो एरिया भी हाई एल्टीट्यूड में है, तो उसमें चीन आता है, उस एरिया में कुछ ना कुछ अपनी निशानी गाड़ देता है, जमा देता है, या और कुछ नहीं है तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगा देता है, कोई इंस्टॉलेशन कर देता है, और बाद में बोलता है कि ये हिस्सा जो है ये हमारा था। सर, इस तरह से सलामी स्लाइसिंग वो भारत के साथ लगातार कर रहा है और जगह भी की है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें सलामी स्लाइसिंग का जवाब सलामी स्लाइसिंग से देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा, लेकिन हम उसकी सलामी स्लाइसिंग को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। एक, चलिए आप दूसरा सवाल पूछिए सर। जी, दूसरी चीज मैं वो समझना चाहता था कि ये जो देवसांग डेमचौक पे उसने शर्त रखी है कि भारत 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन हमें दे, चीन को दे अपने इलाके में। 16 से 17 किलोमीटर वो पहले से अंदर आकर बैठा है, अब चाहता है कि भारत 20 किलोमीटर पीछे और चला जाए। और जो खबरें हैं उसमें यह भी है कि भारत 3 से 4 किलोमीटर देने को भी तैयार है।
तो किस नजरिए से इस बड़ी अपडेट को देखा जाए, क्योंकि ये तो सलामी स्लाइसिंग से भी आगे की बात है सर। राजेश जी, अगर साहस बाजार में बिकता होता तो हर कोई खरीद लेता। फौज के अंदर जब ये पूछा गया कि हु इज ए गुड ऑफिसर, तो इंटेलिजेंट ऑफिसर नो, इज ए वेरी एजुकेटेड ऑफिसर नो, सिंसियर ऑफिसर नो, बोले एन ऑफिसर who has got great capacity to absorb nonsense is considered to be a good officer. In other words, compromising person is a better officer. In other words, जब हमारे यहाँ सीनियर ऑफिसर बनते हैं तो उसमें मेरिट भी देखी जाती है और उसकी जज्ब करने की ताकत भी देखी जाती है, लेकिन इसमें मेरिट ऊपर होनी चाहिए। वक्त का तकादा है, दो फ्रंट की लड़ाई है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि कोर कमांडर ने ये बात मान कैसे ली, सुन कैसे ली कि 18 किलोमीटर का एक हम बफर जोन बना दें और वो इंडियन साइड में हो। उसको तो वो कहना चाहिए था कि बड़ा अच्छा आइडिया है, बफर जोन बनना चाहिए, लेकिन इस बफर जोन में से 3/4 आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंट्री का एरिया इंडिया से ज्यादा है। उस समय तो उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, तो आपकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो 75% ऑफ दिस बफर जोन शुड बी इन चाइना एंड 25% इन इंडिया। अब जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का हुआ वो भी इंडिया में हुआ। अब डेफसाग के अंदर पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 पॉइंट ऐसे थे जिस पे हम पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन उसके आगे था एक वाई जंक्शन, या जिसे चोक पॉइंट बोलते हैं, फ्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, वहां हम अब तक करते थे। उनकी फौज आके बैठ गई और उन्होंने कहा कि आगे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे और हमने मान लिया। ये कौन सी टैक्टिक्स हुई, ये कौन सा मेथड हुआ? सर देखिए, सवाल ये है कि कोई आदमी कल को कैसे बिहेव करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने बीते हुए कल में कैसे बिहेव किया था। 1967 में नाथुला में, बेशक 62 में हमारे सो कॉल्ड राजनीतिक की कारणों की वजह से हमारी हार हुई, लेकिन 62 के बाद 1967 में नाथुला में हमने चीन को हराया। हमने, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, हमने चीन को हराया, और ऐसा हराया कि 1967 के बाद 50 साल तक करीब करीब कोई घटना बॉर्डर पे नहीं हुई। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि चीन केवल वो भाषा समझता है जो मिलिट्री की भाषा है। चीन डिप्लोमेटिक भाषा नहीं समझता। अगर समझता होता तो फिलीपींस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसने कब्जा किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने के बाद छोड़ देता, लेकिन नहीं। तो जो जैसा समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। जब ये मिलिट्री की भाषा ही समझता है तो ऐसे में हमने उस टाइम क्यों मान लिया और अब भी क्यों मान ले? 3500 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है चीन के साथ में। उस बॉर्डर में एक दो नहीं 50 ऐसे पॉइंट हैं। अब हालांकि जो लद्दाख का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसने कहा है कि साहब ऐसे 65 पॉइंट है। मैं समझता हूँ 65 नहीं 100 पॉइंट्स हैं जिन्हें फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। वो कहता है कि उसमें से 26 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर चीन सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उन पॉइंट्स में से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एडवांटेज इंडिया है। मजे की बात ये है कि अगर देयर आर फ्यू पॉइंट जो एडवांटेज चाइना है तो देयर आर फ्यू पॉइंट जो एडवांटेज इंडिया है। अगर वो लिमिटेड सलामी स्लाइसिंग कर सकता है, वो लिमिटेड इनकर्शन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में, कॉमन सेंस की बात है। तो हमको ऐसा करना चाहिए था। अगर हम ऐसा अब भी कर दें तो कम से कम आगे के लिए उसका इसमें भाग लेना मुश्किल हो जाएगा, वो फिर उस किस्म का इंकर्शन नहीं कर पाएगा। मेरा तो मानना ये है। दूसरी बात, उसने कहा कि साहब 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन बने। क्यों बने 15 से 20 किलोमीटर का? जब फिंगर 4 और फिंगर 8 यानी कि पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में जब वहां बफर जोन बनाया गया तो वो बफर जोन 10 किलोमीटर का था। अब क्यों आबाद हो गई? ये फिर सलामी स्लाइसिंग आ गई
कि वो 20 किलोमीटर कहेगा तो कम से कम हिंदुस्तान 10 किलोमीटर मान लेगा। अब हिंदुस्तान ने अपने आप को, हालांकि बहुत फर्क हुआ है, बहुत फर्क हुआ है, पहले के मुकाबले आज के बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी ये कह देना कि हम 3 से 4 किलोमीटर के लिए तैयार हैं, इसे हम 1% भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर क्यों देंगे? और जो 3-4 किलोमीटर आपको दिख रहा है ये तो विड्थ है, आपने लंबाई का अंदाजा नहीं लगाया। और लंबाई को जब लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया जाएगा ऑन ए बॉर्डर ऑफ 3500 किलोमीटर। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम 1 किलोमीटर या 1 मीटर भी बफर जोन देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा कहना तो ये है। और फाइनल बात यही है कि आप जितना एकोमोडेट करते रहोगे तो जो आदमी सेंसिबल है वो तो एकोमोडेशन की मीनिंग को समझता है, चाइना नहीं समझता। इसके साथ में मिलिट्री वाली भाषा में ही बोला जाना चाहिए। और एक सवाल और सर मैं समझना चाहता था जल्दी से, अगर हम 1962 से पहले देखते हैं तो कुछ इसी प्रकार के घटनाक्रम घट रहे थे। चीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और कई जगह पे आमना सामना हो रहा था। आज हम देख रहे हैं कि गलवान की बात कर लें, चाहे हम यहाँ की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की जहाँ पे तवांग में हुआ है, तो क्या घटनाक्रम कुछ वैसे घट रहे हैं और चीन एक बहाना ढूंढ रहा है भारत के साथ जंग के लिए? देखिए, इसमें आपके पॉइंट में थोड़ा सब्सटेंस है। कारण ये है कि सबको दिखाई दे रहा है कि चीन ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है, लेकिन वो मिलाना आज थोड़ी चाहता है, बहुत पुराने समय से चाह रहा है। उसने कई बार कोशिश भी की और अब ये इशू इतना बड़ा और इंटरनेशनल लेवल का बन गया है कि अगर वो ताइवान के ऊपर छोटा भी एक्शन लेगा तो उसे बड़े लेवल पे देखा जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के साथ अगर वो कुछ करता है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसको मैं राजेश जी आपको यूं कहूंगा कि असलियत में अगर चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं एक्शन लेता है तो उसकी पॉलिसी उसे मना करेंगी, क्योंकि एक्शन लेने का मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान को अमेरिका के करीब ला रहा है। अमेरिका को हिंदुस्तान से दूर करने का एक ही, दूर तो छोड़ दीजिए, मतलब न्यूट्रल रहने का एक ही रास्ता है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई दिक्कत ना करे। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये हिंदुस्तान को समझ लेनी चाहिए कि चाइना हिंदुस्तान के साथ में कोई अटैक अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ये समझ में आ गया है कि अगर मैं हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करता हूं, जितना डिस्टर्ब करूंगा उतना अमेरिका और हिंदुस्तान क्लोजर आ जाएंगे। क्वेड के बाद में तो अच्छे से उसे ये समझ में आ गया है। और जब हमको ये समझ में आ गया तो अब हमको मिलिटेंट रुख अपनाना चाहिए। मिलिटेंट, हमारी जो इमेज बनी हुई थी वो एक बैठी हुई बत्तख की थी, एक सॉफ्ट टारगेट की थी। हिंदुइज्म, दया, क्षमा, अब ये सब खत्म। अब नो सहनशीलता, नो अतिथि सत्कार, नाउ कम से कम चाइना के लिए वी शुड एक्वायर द मिलिटेंट रोल। ओके सर, बस एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं, 2 दौरे एससीओ और G20 के भारत में उनके होंगे। भारत के रक्षा मंत्री, चीन के रक्षा मंत्री, दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात में तल्खी थी। क्या लगता है भारत चीन संबंधों को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं अगले 1 दशक में? सर, मैं अगले 1 दशक में मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तल्खी दिखाई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तल्खी दिखाई। मैं तो कहूँगा कि डायलॉग तो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी एक न्यूट्रल रुख अख्तियार करें। ये भाषा उसकी समझ में आ जाएगी, ये भाषा उसकी समझ में आ जाएगी। और वो बॉर्डर डिस्प्यूट को तो वो हल नहीं करना चाहता। वो अब आपको अगर ध्यान हो
तो शुरुआत कहाँ से हुई थी कि भाई ये जो हमारा बीच में बाउंड्री लाइन है इसको लाइन ऑफ पीस कहेंगे। हिंदुस्तान का प्रपोजल था इसे लाइन ऑफ पीस कहेंगे, चाइना ने कहा नहीं इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहेंगे। इसका मतलब तभी दिख गया था कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट को हल नहीं करना चाहता, वो इसे जिंदा रखना चाहता है। लेकिन इसके ऊपर कोई एक्टिविटी या कोई इंकर्शन या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए मैं समझता हूं कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रुख अपनाया है वही कंटिन्यू करना चाहिए, तो चाइना अपनी हद में रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, थैंक यू सर, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर।